हेलो डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल इंग्लिश विद एन के प्रजापत। अभी 9 सितंबर को राजस्थान की सभी सरकारी विद्यालयों में फर्स्ट टेस्ट का आयोजन कराया गया है और जो पेपर्स हैं क्वेश्चन के वो गवर्नमेंट के थ्रू आए हैं और सभी गवर्नमेंट स्कूल में एक जैसे ही क्वेश्चन पेपर आए हैं और ये सभी जो क्वेश्चन हैं वो ऑनलाइन जो मटेरियल प्रोवाइड कराए गए थे स्टूडेंट्स को, वीकली जो टेस्ट होते थे उनको साप्ताहिक जो टेस्ट होते थे उन्हीं क्वेश्चंस में से लिए गए हैं। और जो ऑनलाइन मटेरियल गवर्नमेंट जो अवेलेबल कराती है स्टूडेंट के लिए स्माइल 3 के थ्रू, स्माइल 3 प्रोग्राम के माध्यम से, उन्हीं के आधार पर ये क्वेश्चन है। तो आज इस वीडियो में हम क्लास 12 का सब्जेक्ट इंग्लिश कंपलसरी के जो 20 क्वेश्चन हैं उनको यहाँ पर सोल्व करने जा रहे हैं, जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, टीचर के लिए भी हैं और स्टूडेंट के लिए भी हैं। और साथ ही साथ में पूरा इस वीडियो में जो क्वेश्चन है उसके एक्सप्लेन भी करने का प्रयास करूँगा, समझाने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अ फॉर्मल रिप्लाई इन रिटन। यहाँ पर जो ये फॉर्मल रिप्लाई है, कोई भी जो लेटर होते हैं या इनविटेशन जो आपके सिलेबस में है उसमें फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल, औपचारिक और अनौपचारिक। तो यहाँ पर फॉर्मल के बारे में पूछा है। फॉर्मल जो लेटर है या फॉर्मल इनविटेशन है उसको हमेशा थर्ड पर्सन में लिखा जाता है। और थर्ड पर्सन में कौन होता है? ही, सी, दे, इट या किसी का नेम हो, ठीक है। तो इनको थर्ड पर्सन की कैटेगरी में रखा जाता है और फॉर्मल रिप्लाई में थर्ड पर्सन का यूज़ किया जाता है। एंड इनफॉर्मल रिप्लाई इज रिटन, वापस यहाँ फॉर्मल में थर्ड पर्सन है तो इनफॉर्मल में क्या आ जाएगा? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन आते हैं? आई और वी प्रोनाउन आते हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन। व्हाट शुड नॉट बी इंक्लूड इन फॉर्मल इन्विटेशन। एक फॉर्मल इन्विटेशन का जब रिप्लाई करते हैं, इन्विटेशन मैंने 12th क्लास के करा रखे हैं, आपको अगर पता नहीं है तो जाकर वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 12th ग्रामर आप इन्विटेशन सर्च कर सकते हो और लिंक भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो एक फॉर्मल इन्विटेशन रिप्लाई में सॉल्यूटेशन टू द रेसिपिएंट नहीं लिखा जाता है, बाकी सभी आते हैं, डेट आता है, वेन्यू आता है, नेम एंड डेजिग्नेशन आता है, यानी सामने वाले जो प्राप्त करते हैं उनको सॉल्यूटेशन नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है लेसन से रिलेटेड, साहेब्स फैमिली, व्हाई डिड साहेब्स फैमिली माइग्रेट टू इंडिया। साहेब का परिवार जो बांग्लादेश ढाका में रहता था, वो पूरा वहाँ पर बाढ़ आने के कारण उनके घर जो है बह गए थे, खेत जो थे फसलें नष्ट हो गई थी, इस कारण से वो माइग्रेट होकर इंडिया आ गए। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है, शिपिंग ऑफ होम एंड फील्ड्स बाय स्टॉर्म, तूफान के कारण खेत और घर उनके नष्ट हो गए थे, बह गए थे, इस कारण से वे इंडिया में आए। द रैग पिकर्स रिमेन, जो दिल्ली के बाहरी क्षेत्रों में, सीमांत क्षेत्र में जो रैग पिकर्स यानी कचरा बीनने वाले जो सभी लोग थे वो कैसे रह गए थे उस क्षेत्र में? शूजलेस, उनके पास जूते चप्पल नहीं थे, विदाउट एजुकेशन, शिक्षा भी नहीं थी, विथ टैटर्ड क्लॉथ्स, फटे पुराने कपड़ों में रहते थे, ये सभी सही हैं, ऐसी हालात थी उनकी। गार्बेज टू देम, अब वे लोग जो रैक पिकिंग का काम करते हैं, सब कचरा बीनने का काम करते हैं, कचरा इकट्ठा करते हैं, तो गार्बेज यानी कचरा, तो उनके लिए गोल्ड और रैप इन वंडर, यानी कचरा उनके लिए सोना भी है और आश्चर्य में लिपटी हुई कोई चीज़ है, दोनों ही सही है, ए और बी। साहेब नाम का एक लड़का इस कहानी में बताया जाता है। साहेब वॉज नॉट हैप्पी वर्किंग एट, जो बांग्लादेश से आता है, रैक पिकिंग का काम करता है वहाँ पर, फिर एक बार वो चाय की दुकान पर रहता है लेकिन उसे चाय की दुकान पर काम करके खुशी नहीं मिलती है, तो वो वहाँ पर टी स्टॉल पर काम करके हैप्पी नहीं था। नेक्स्ट है, व्हाट फोर्सेस द चिल्ड्रन टू लिव अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, यानी ऐसी कौन सी चीज़ें थी जो मजबूर कर रही थी बच्चों को ऐसा दयनीय या बुरे हालात का जीवन जीने के लिए? ग्रीड, लालच, एक्सट्रीम पॉवर्टी, अत्यधिक गरीबी, पीयर्स एंड पेरेंट्स, तो यहाँ पर जो पीयर्स यानी साथीगण, तो यहाँ पर जो अत्यधिक गरीबी है वो उन सभी को ऐसे हालात में रहने के लिए मजबूर कर रही थी। व्हाट डू द बॉयज अपीयर लाइक टू द ऑथर इन स्टोरी, इस कहानी में जो शुरुआती पहला पार्ट है स्टार्टिंग का, उसमें जो सभी बच्चे सुबह सुबह बड़े बड़े बैग लेकर, बोरे लेकर निकल जाते हैं रैक पिकिंग के लिए, कचरा उठाने के लिए, तो वो लेखिका के अनुसार इस पार्ट की जो लेखिका है उसका नाम क्या है? एनिस जंग। क्या नाम है? एनिस जंग। तो वो मॉर्निंग बर्ड्स के समान दिखाई देते हैं, सुबह के पक्षी के समान आते हैं वो। नेक्स्ट है,
क्वेश्चन नंबर 10, हु एम्प्लॉयज द लोकल फैमिलीज ऑफ फिरोजाबाद। फिरोजाबाद की जो स्थानीय परिवार है उनको कौन काम देता है? वहाँ की जो ग्लास प्लाविंग फैक्ट्री है, कांच की चूड़ियाँ बनाने की जो फैक्ट्री है वहाँ पर वो उन सबको वहाँ पर काम देते हैं, यानी इसके वजह से उनके घर चलते हैं। आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, मुझे चूड़ी बनाने के अलावा और कुछ नहीं आता है, ये एक ओल्ड मैन कहता है इस कहानी में, बूढ़ा आदमी कहता है। वॉट मेक्स द वर्किंग कंडीशन ऑफ द चिल्ड्रन वर्स्ट इन द ग्लास इंडस्ट्री, वे कौन से हालात हैं जिसके कारण ग्लास इंडस्ट्री में काम करने वाले बच्चों के हालात सबसे दयनीय हो जाते हैं, सबसे बुरे हो जाते हैं? तो ये चारों ही सही है। हाई टेम्परेचर होता है वहाँ पर, लाल डिंगी सेल विदाउट लाइट एंड एयर, वहाँ की जो कोठरियाँ होती है बहुत गंदी होती है, अंधेरे युक्त होती है जहाँ पर लाइट और एयर नहीं होती है। डेजलिंग एंड स्पार्किंग वेल्डिंग लाइट, चमकदार और नुकसान पहुंचाने वाली जो कांच को जोड़ने में, वेल्डिंग करने में जो लाइट आती है, ये सब बातें जो हैं वो उनको ऐसे कंडीशन में जो वहाँ पर सहन करते हुए रहते हैं। व्हाट कंपेयर्स द वर्कर्स इन इंडस्ट्री, बेंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद टू पॉवर्टी, ऐसे कौन से हालात हैं जिसके कारण वे सब मजबूर हो जाते हैं फिरोजाबाद में रहकर ऐसी गरीबी में? कास्ट एंड एंसेस्ट्रल प्रोफेशन, जाति और वहाँ के जो पैतृक उनका काम है चूड़ी बनाने का, सही है। कर्म थ्योरी और सोसाइटी, कर्म और समाज दोनों ही है। ब्यूरोकास्ट और पॉलिटिशियन, ये भी सही है। ऑल ऑफ दिस, ये सभी राइट है। व्हाट इज मुकेश ड्रीम, यहाँ पर इस पार्ट में मुकेश नाम का लड़का दिखाया जाता है जिसका एम्बिशन या ड्रीम जो है वो है टू बी ए मोटर मैकेनिक, एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, लेकिन उसका पूरा परिवार कई पीढ़ियों से चूड़ी बनाने का काम करता है फिरोजाबाद में, लेकिन वो चाह कर भी वो काम नहीं सीख सकता है क्योंकि उसका परिवार कर्ज तले दबा हुआ है। तो उन कर्ज को उतारने के लिए बच्चे वहाँ से छोटे उम्र में से ही चूड़ी बनाना शुरू कर देते हैं। पूरे पार्ट का लाइन बाय लाइन पढ़ाया हुआ वीडियो डाला हुआ है। व्हाट डिड द मैन फ्रॉम उदुपी प्रे फॉर व्हेन ही वाज यंग, लेखिका एक गांव में जाती है जिसका नाम उदुपी है, तो वहाँ पर एक छोटा लड़का जब था, जहाँ पर वो छोटा था, तो उसने के भगवान देवी की मूर्ति के सामने क्या मांग रखी? अ पेयर ऑफ शूज, जूतों की एक जोड़ी की मांग रखी। द रैक पिकर्स हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव राशन कार्ड, जो भी दिल्ली के बाहरी क्षेत्रों में कचरा बीनने वाले रहते हैं उनके पास कोई पहचान नहीं है, लेकिन उन सब के पास राशन कार्ड है जिससे वो वहाँ से गेहूँ ले सकते थे। अ फ्रेल वुमेन इन मुकेश हाउस, मुकेश जो ये लड़का है उसके घर में एक पतली दुबली पतली दिखने वाली महिला थी, वो कौन थी? उसके बड़े भाई की पत्नी, एल्डर ब्रदर्स वाइफ, उसके बड़े भाई की पत्नी, भाभी थी उसकी। अ सिंबल ऑफ एन इंडियन वुमेन सुहाग इज, इस लेसन के अकॉर्डिंग, ठीक है, इस पार्ट के अकॉर्डिंग बताना है। यूँ तो बिंदी भी सुहाग का निशानी है, सिंदूर भी है, बैंगल्स भी हैं, तो इस पार्ट में जो बैंगल्स चूड़ियों की बात की गई है, इस पार्ट के अकॉर्डिंग बैंगल्स आएगा यहाँ पर। क्या आएगा? बैंगल्स। और यूँ यहाँ पर देखो पीछे इज लगा हुआ है कि एक भारतीय महिला के सुहाग की निशानी होती है, यहाँ पर आर होता तो हम चारों ही कर देते, तीनों ही कर देते, लेकिन यहाँ इज आ रहा है और पार्ट के अकॉर्डिंग बैंगल्स चूड़ियाँ जो है सुहाग की निशानी है। अकॉर्डिंग टू एथर, रैक पिकिंग हैज़ बिकम ओवर द ईयर्स अ फाइन आर्ट, वो जो रैक पिकिंग का काम कर रहे हैं कई सालों से, उनके लिए एक कला बन गई है, अच्छी कला बन गई है। वॉट डज द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग सिम्बोलाइज, ये जो पार्ट का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग, खोया हुआ बचपन, वो किसके बारे में बता रहा है? इसका सिम्बोलाइज क्या है? लॉस्ट ब्लूमिंग चाइल्डहुड इसका सिम्बोलाइज है। तो इसी लेसन के ऊपर उन्होंने पूरे क्वेश्चन दिए हैं। 3 क्वेश्चन जो है इन्विटेशन से रिलेटेड हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल से, बाकी सभी क्वेश्चन जो हैं लॉस्ट स्प्रिंग लेसन से रिलेटेड है। ओके डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, ये था 20 क्वेश्चन का ये छोटा सा वीडियो। आप इससे अपने क्वेश्चन मिलान कर सकते हो, टैली कर सकते हो, आपने कितने राइट किए हैं, और टीचर को भी हेल्प मिल सकती है जिन्होंने ये लेसन नहीं पढ़ाया है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।